वेलकम टू सेंट्रल 3D, जहां मैं आपको सुनाता हूँ कुछ अनसुनी कहानियां। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि दुनिया में चल रहे शीत युद्ध कैसे एक वर्ल्ड वार 3 को अंजाम दे सकता है और कैसे इसमें नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बड़े बड़े नेशंस छोटे देशों को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वहीं पे रूस और यूक्रेन के बीच बहुत समय से युद्ध चल रहा है और कहीं कहीं पर छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, भारत और पाकिस्तान। पर कहीं ना कहीं बाकी देशों में भी शीत युद्ध की स्थिति बन रही है। पर ये शीत युद्ध है किस बात का? इस बार बात बमों या विचारधाराओं की नहीं है। इस बार लड़ाई है छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़ों की, माइक्रोचिप्स की। लोग इसे नया कोल्ड वॉर कह रहे हैं और यह बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन ज़्यादातर आम लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आखिर हमें इन छोटे चौकोरों की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि आज लगभग हर चीज़ इन्हीं पर चलती है। तुम्हारा आईफोन, लैपटॉप, टीवी, यहाँ तक कि आधुनिक फ्रिज भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सेना को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आधुनिक मिसाइलें, फाइटर जेट्स, ड्रोन और एआई हथियार प्रणालियाँ पूरी तरह एडवांस चिप पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारी चिप्स दुश्मन से तेज है तो तुम्हारी सेना भी ज़्यादा स्मार्ट और तेज होगी। सबसे पहले तुम पूछ सकते हो, सेमीकंडक्टर आखिर होते क्या है? असल में ये खास तरह की सामग्री से बने होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जो बिजली को थोड़ा बहुत चलाती है लेकिन पूरी तरह नहीं। ये कंडक्टर जैसे कि तार और इंसुलेटर जैसे कि रबर के बीच की चीज़ होती है। इनके साथ छेड़छाड़ करके ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, जो मूल रूप से छोटे इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रकार मॉसफेट कहलाता है। जब अरबों छोटे मॉसफेट स्विचों को एक सिलिकॉन चिप पर भर दिया जाता है तो वे करते क्या है? इंडस्ट्री इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। सबसे पहले आते हैं लॉजिक आईसीज। ये पूरे सिस्टम का दिमाग होते हैं। ये जटिल डेटा को प्रोसेस करते हैं और इनमें जीपीयूज भी आते हैं, जो आज एआई के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर आते हैं मेमोरी डिवाइसेस, जैसे कि डी रैम और एन एंड फ्लैश, जो डेटा स्टोर करते हैं। एक खास प्रकार एचबीएम जैसे हाई बैंडविड्थ मेमोरी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि एआई वर्कलोड्स को बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सीपीयूज यानी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो तुम्हारे फ़ोन और कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश एग्जीक्यूट करते हैं। पर मामला यही खत्म नहीं होता। चिप्स उनकी आर्किटेक्चर के हिसाब से भी अलग अलग होती है। जैसे डिजिटल चिप्स, जो सिर्फ एक और जीरो को प्रोसेस करती है। एनालॉग चिप्स, जो असली दुनिया के कंटिन्यूस सिग्नल्स जैसे आवाज़, रेडियो फ्रिक्वेंसी और पावर कंट्रोल को संभालती है। और मिक्स सिग्नल चिप्स, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को एक ही सिलिकॉन पर जोड़ती है, जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट में यूज होता है। तो इसका शीत युद्ध से क्या लेना देना है? क्योंकि अलग अलग उद्योगों को अलग अलग प्रकार की चिप्स चाहिए। लॉजिक चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर इस मार्केट के 40% से ज़्यादा पैसे बनाते हैं, क्योंकि कंप्यूटिंग और एआई बहुत बड़े सेक्टर हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भारी मात्रा में चिप्स खरीदते हैं और अब कार इंडस्ट्री भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग टेक को सेंसर, 5G कम्युनिकेशन और माइक्रो कंट्रोलर्स की ज़रूरत होती है। हर कोई इस चिप पाई का हिस्सा चाहता है, लेकिन उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बेहद खास और जटिल होती है और इनका स्केल तो पागलपन जैसा है। वो लगातार इन्हें छोटा करते जा रहे हैं ताकि एक चिप में अरबों ट्रांजिस्टर फिट किए जा सके। देखिए, मॉसफेट टेक्नोलॉजी के स्केलिंग को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझे तो 1968 की शुरुआत में ये 20 माइक्रोमीटर का हुआ करता था, जो आगे बढ़कर इसे और छोटा किया गया, जो 80 के दशक में 1 माइक्रोमीटर तक पहुंच गया। 90 के दशक से लेकर 2000 की शुरुआत में अप्रोक्सीमेट 130 नैनोमीटर तक कम किया गया। आज 2014 से लेकर 2025 तक इसका साइज 2 नैनोमीटर तक हो चुका है। ज़रा सोचो, 1968 में 20 माइक्रोमीटर से शुरू होकर 2025 में सिर्फ 2 नैनोमीटर तक पहुंच गए हैं। 1 नैनोमीटर यानी मीटर का अरबवां हिस्सा, इतना छोटा कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। इन्हीं बेहद छोटे स्केल्स तक पहुंचने की दौड़ इस पूरे संघर्ष की वजह है।
और यह दौड़ एआई कोल्ड वॉर की वजह से और तेज हुई। यह शब्द पहली बार 2018 में वायर्ड मैगजीन के एक लेख में आया था, जिसे निकोलस थॉम्सन और आयन ब्रेमर ने लिखा था। उन्होंने इसकी शुरुआत 2017 से जोड़ी, जब चीन ने अपना एआई डेवलपमेंट प्लान जारी किया। चीन ने साफ कहा कि वह 2030 तक एआई में दुनिया का नेता बनना चाहता है। थॉम्सन और ब्रेमर ने माना कि चीन एआई का उपयोग अपने अथॉरिटेरियन यानी लगभग टोटलिटेरियन नियंत्रण को मजबूत करने में कर रहा है, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि एआई कोल्ड वॉर रणनीति खतरनाक हो सकती है। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी सहयोग की बात की ताकि प्राइवेसी और एथिकल एआई स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकें। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन नेताओं ने उनकी बात ही नहीं मानी, क्योंकि एआई चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सबसे ताकतवर माइक्रोचिप्स। और सबसे पागलपन वाली बात यह है कि दुनिया के ज़्यादातर एडवांस चिप्स एक ही जगह बनते हैं, ताइवान में। वहाँ एक कंपनी है TSMC, वह दुनिया के लगभग 90% सबसे एडवांस चिप बनाती है, जैसे 3nm चिप्स। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी सेना लगभग एक ऐसे द्वीप पर निर्भर है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। अमेरिका यह जानता है और चीन भी यह जानता है, और यही सबसे बड़ा टेंशन का कारण है। ताइवान इतना शक्तिशाली कैसे बना? पहले अमेरिकी कंपनियां जैसे इंटेल सब कुछ खुद करती थी। वे चिप्स डिज़ाइन भी करती थी और अपनी फैक्ट्रियों में बनाती भी थी। इसे आईडीएम यानी इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रॉन, इन्फिनियॉन और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां भी आईडीएम हैं। लेकिन बाद में फैक्ट्रियां इतनी महंगी हो गई कि कई अमेरिकी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी। ऐसी कंपनियां फैबलेस कहलाती है। वे सिर्फ चिप्स डिज़ाइन करती है, उन्हें बनाने का काम दूसरी कंपनियों को दे दिया जाता है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एनवीडिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली AI GPUs डिज़ाइन करती है, लेकिन उसके पास खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है। क्वालकॉम फ़ोन के स्नैपड्रैगन चिप्स डिज़ाइन करती है, लेकिन बनाती नहीं। एप्पल, AMD, ब्रॉडकॉम सब फैबलेस हैं और सभी ताइवान की TSMC पर निर्भर है। तो इन फैबलेस कंपनियों के लिए चिप्स बनाता कौन है? यही आते हैं प्योर प्ले फाउंड्रीज। ये कंपनियां खुद कोई चिप डिज़ाइन नहीं करती, वे सिर्फ दूसरों की डिज़ाइंस को मैन्युफैक्चर करती है। TSMC इस क्षेत्र का राजा है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन चिप डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन एडवांस चिप्स खुद बनाने की क्षमता नहीं है। उन्हें डिज़ाइंस ताइवान भेजनी पड़ती है। चीन ये समझता है और अपनी फाउंड्री SMIC के जरिए यही मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे एडवांस मशीनें खरीदने से रोक रखा है। इसी बीच जापान मेमोरी और सेंसर मार्केट्स को कायक्शिया और सोनी जैसे कंपनियों के जरिए संभाल रही है। तो बाकी देश खुद चिप्स क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि इसके लिए EUV लिथियोग्राफी मशीन्स चाहिए। ये मशीनें इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे जटिल मशीनों में से है। और सोचो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी ही इन्हें बनाती है, ASML, जो नीदरलैंड्स में स्थित है। अमेरिका डच सरकार पर दबाव डालता है कि वह चीन को ये मशीनें न बेचे। अब यह पूरा खेल हथियारों की बजाय फैक्ट्रियों की दौड़ बन चुका है। अमेरिका सरकार को एहसास हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग विदेश भेजना बड़ी गलती थी, इसलिए उन्होंने चिप्स एंड साइंस एक्ट पास किया। यह कानून 9 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साइन किया। इसमें लगभग $280 बिलियन की फंडिंग शामिल है, जिसमें से $52.7 बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए है। $39 बिलियन सीधे चिप्स फैक्ट्रीज के लिए सब्सिडीज है। 25% इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए दिया गया है। $13 बिलियन सेमीकंडक्टर रिसर्च और वर्कफोर्स ट्रेनिंग के लिए है। इसका मकसद 2 चीज़ें हैं: अमेरिकी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, चीन का मुकाबला करना। लेकिन उसी समय अमेरिका चीन पर सख्त प्रतिबंध भी लगा रहा है। तुम हमारे बेस चिप्स नहीं खरीद सकते और उन्हें बनाने वाली मशीन भी नहीं। चीन भी जवाब में अरबों डॉलर झोंक रहा है ताकि खुद की चिप्स बना सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के चाइना दौरे के दौरान सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी बातचीत का केंद्र बन गई। अमेरिका ने क्वाइटली एनवीडिया को अलीबाबा, JD.com,
ByteDance और Tencent जैसी चीनी कंपनियों को H200 AI चिप्स बेचने की अनुमति दे दी। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग भी ट्रंप के डेलीगेशन के साथ बीजिंग गए थे। हालांकि इन सेल्स पर सख्त सिक्योरिटी रिव्यूज लगाए गए। कॉलकॉम और माइक्रोन जैसी कंपनियां भी इस मौके का इस्तेमाल चीन में अपने बिजनेस संबंध सुधारने के लिए कर रही थी। लेकिन चाइना फिर भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी रखे हुए है। उन्हें पता है कि अमेरिकी नियम कभी भी बदल सकते हैं। और यही आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। हम सब 3nm और 2nm चिप्स पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दुनिया की ज़्यादातर मशीनों को उनकी ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी कार के ABS ब्रेक्स, वॉशिंग मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और बहुत से मिलिट्री सिस्टम्स लिगेसी नोड्स पर चलते हैं, जैसे 28nm या 40nm। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। चीन अब इन्हीं लिगेसी चिप्स पर बड़ा दांव लगा रहा है। वे मैसिव प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को सस्ते चिप्स से भर देना चाहते हैं। अगर वो ये बाजार जीत गए तो वे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर भी दबदबा बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका और उसके अलायंस भी जवाब दे रहे हैं। वे इंडिया को सप्लाई चेन में बड़ा खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच जायंट ASML ने गुजरात के ढुलेरा में भारत की पहली फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब बनाने के लिए समझौता किया है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में हुआ। यह प्लांट $11 बिलियन का होगा और ताइवान की PSMC के साथ पार्टनरशिप में बनेगा। यह 28 nm से 110 nm तक के चिप्स बनाएगा, यानी वही लिगेसी नोड मार्केट जिसे चीन टारगेट कर रहा है। ASML लिथोग्राफी टूल्स देगा, फैसिलिटी सेटअप में मदद करेगा और भारतीय टैलेंट को ट्रेन करेगा। इससे इंडिया सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर चिप डिज़ाइंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कदम रख रहा है। इसके साथ ASML इंडिया में ऑपरेशंस बढ़ा रहा है। यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स और रिसर्च प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं। अब यह सिर्फ US वर्सेस चाइना नहीं रहा। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया के साथ एक अनऑफिशियल चिप अलायंस बना रहा है। जापान केमिकल्स और मटेरियल्स दे देता है, साउथ कोरिया की सैमसंग ताइवान से मुकाबला कर रही है, इंडिया लिगेसी चिप फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है और अमेरिका के पास डिज़ाइन पावर और पैसा है। वो मिलकर चीन को टेक्नोलॉजी ट्री के निचले स्तर पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब पर्दे के पीछे चल रहा है। जब हम दूसरी खबरों में व्यस्त हैं, तब सरकारें सिलिकॉन पर नियंत्रण के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है। AI एथिक्स पर सहयोग करने की बजाय वे टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रही है। यह सब सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर यह कोल्ड वॉर असली युद्ध में बदल गया या सप्लाई चेन टूट गई, तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। क्योंकि अब सिलिकॉन ही नया ऑयल है और पूरी दुनिया उसी पंप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा? क्या एक कोल्ड वॉर एक वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म देगा या नहीं? इसको कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल सेंट्रल 3D के साथ।